गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और टिंडल प्रभाव। हमारे इस पाठ में बस इतना ही है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है ना, हम लोग क्या देखेंगे, टिंडल प्रभाव क्या है। तो इसका परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी कणों से टकराता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप लोग कहेंगे कि प्रकाश का मार्ग क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि कोलाइडी कणों से टकराने के बाद वह अपने पथ से भटक जाता है, जिस कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। अभी देखेंगे हम लोग सांद्रता के आधार पर विलयन। अच्छा, टिंडल प्रभाव का उदाहरण नहीं दिया है ना। टिंडल प्रभाव अगर आपको देखना है तो घर के किसी खिड़की से जब प्रकाश की किरण अंदर आता है छोटे से छेद से, तो देखना वायु में उपस्थित कोलाइडी कणों के कारण क्या होता है? प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कह सकते हैं? टिंडल प्रभाव। अगर आप लोग किसी घने जंगल में कभी जाएं तो देखना, जब घने जंगलों में पत्तियों के छेद से जब प्रकाश की किरण जंगलों के अंदर घुसता है तो वहां पर उपस्थित धूलकण के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके बाद है कि सांद्रता के आधार पर विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयन को जानने से पहले हमें तो यह जानना पड़ेगा कि सांद्रता होता क्या चीज है ना। किसी भी विलयन की सांद्रता किसको कहते हैं? तो इसका परिभाषा है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, है ना। अर्थात अगर शुद्ध शब्द में कहने जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। फिर से एक बार, कि किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब एक विलयन में जितना प्रतिशत हम लोगों का विलेय पदार्थ रहेगा उसी को विलयन की सांद्रता कहेंगे। अर्थात एक निश्चित हिस्से में, विलयन के एक निश्चित हिस्सा में जितना हम लोगों का विलेय पदार्थ रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता कहेंगे। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? संतृप्त विलयन, जिसको हम लोग सांद्र भी कहते हैं, असंतृप्त विलयन जिसको हम लोग तनु भी कहते हैं, उसके बाद है अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? कि दिए गए ताप में किसी विलायक में अधिकतम जितना विलेय पदार्थ घुल सकता है उसी को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित ताप में अगर अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए कि 1 गिलास पानी है, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डाले, घोल दिए, 1 चम्मच चीनी डाले, घोल दिए। यह प्रक्रिया हम लोग लगातार करते ही रहेंगे। तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद हम लोग और चीनी जितना भी डाले, जितना भी घोले, वह उस निश्चित ताप पर और नहीं घुलेगा। तो इस अवस्था को कहते हैं संतृप्त विलयन, या फिर इस प्रकार के विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। उसके बाद है असंतृप्त विलयन, या जिसको कहते हैं तनु विलयन। असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं? यानी किसी विलयन में अपनी क्षमता से अगर कम विलेय पदार्थ उसमें घुला हुआ रहेगा, अर्थात जो संतृप्त नहीं रहेगा,
इसमें और अधिक घुल सकता है तो उसको कहेंगे हम लोग असंतृप्त विलयन। ठीक है ना। हम लोग सीधे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस विलयन में अपने संतृप्तता से कम विलय पदार्थ घुला हुआ रहता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्तता से कम जिसमें विलय पदार्थ घुला हुआ रहता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है अति संतृप्त, यानी जिसमें संतृप्तता से अधिक विलय पदार्थ घुला हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। तो सांद्रता के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है वो होता है संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जिसमें संतृप्तता से कम विलेय पदार्थ होता है उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं, और जिसमें संतृप्तता से अधिक विलेय पदार्थ घुला हुआ रहता है उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है अवस्था के अनुसार। अवस्था के अनुसार विलयन तीन प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, तरल विलयन और गैसीय विलयन। आप लोग कहेंगे कि ठोस विलयन क्या है? ठीक है ना। देखो, ठोस पदार्थ जब आपस में क्या होता है, घुल जाता है, इससे जो नया पदार्थ बनता है, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं हम लोग? ठोस विलयन। ठोस विलयन के अंतर्गत आता है हम लोगों का मिश्र धातु। जब हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं तो दो ठोस पदार्थों को, यानी दो धातुओं को आपस में पिघलाकर, आपस में मिलाकर बनाया जाता है। तो ठोस विलयन जो होता है, जो हम लोगों का मिश्र धातु बनता है, तो मिश्र धातु भी क्या है? समांगी मिश्रण होता है। इसमें अवयव के कण एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से घुल जाता है। मिश्र धातु में क्या क्या है आप लोगों का? पीतल, जो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा 70% होता है और जस्ता 30% होता है। उसी प्रकार होता है कांसा, जो तांबा और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा लगभग 90% तक होता है और टीन लगभग 10% के आसपास होता है। तो ये हो गया हम लोगों का ठोस विलयन। अभी है तरल विलयन। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलता है तो इस, या फिर दोनों में से एक कम से कम तरल पदार्थ होता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को, इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? तरल विलयन कहते हैं। जैसे एल्कोहल और पानी का मिश्रण, जैसे सोडा और कोक का मिश्रण, ये सब क्या हो जाएगा हम लोगों का? तरल विलयन। जब तरल पदार्थ आपस में मिलते हैं, पानी और नमक का मिश्रण, यह हो जाएगा तरल विलयन। उसके बाद होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? गैस जब आपस में मिल जाता है तो यह होता है गैसीय विलयन। जैसे हमारा वायु, वायु में देखो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं गैसीय विलयन। तो अवस्था के अनुसार विलयन तीन प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु, तरल विलयन जैसे एल्कोहल और जल, गैसीय विलयन जैसे वायु। ठीक है ना। अभी देखिए, अभी है हम लोगों का परिवर्तन। अभी क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के: भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जो पुराना वाला किताब था आप लोगों का, लॉकडाउन से पहले वाला किताब था, उसमें बहुत डिटेल्स में दिया हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान समय में आप लोगों की किताब में उतना ज्यादा डिटेल्स में दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग उतना डिटेल्स में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग उतना डिटेल्स में पढ़ेंगे भी नहीं। क्यों? बेकार में, अंके का सिलेबस में नहीं है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको विस्तार से समझा देंगे, लेकिन सिलेबस में जितना है हम उतना ही बता रहे हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं: भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि देखो, अगर पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन हम लोग कहेंगे किसको? भौतिक परिवर्तन है आकार में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, गलनांक में परिवर्तन, कथनांक में परिवर्तन। ठीक है ना। वाष्पीकरण में परिवर्तन, ये सब हो जाएगा हम लोगों का भौतिक परिवर्तन।
अर्थात जिसमें कोई नया चीज नहीं बनता है, मतलब जिस परिवर्तन के बाद कोई नया चीज नहीं बनता है, यानी उसकी भौतिक अवस्था वही सेम रहता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। जैसे हम लोग लकड़ी को काट करके जब हम लोग कुर्सी चेयर कुर्सी टेबल वगैरह बनाते हैं, तो क्या वो लकड़ी से सोना हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है, लकड़ी लकड़ी ही रहता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक परिवर्तन। वहीं पर जब किसी पदार्थ जब किसी पदार्थ का रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो हम लोग उसको कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक गुण क्या है? गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, है ना, स्वाद में परिवर्तन, ये सब क्या है हम लोगों का? रासायनिक गुण है। रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसमें नए पदार्थ का नए गुणों के साथ निर्माण होता है। ठीक ना, जैसे अगर मान लो कि सोडियम और क्लोरीन दोनों को आपस में मिला देंगे तो एक नया चीज बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका गुण सोडियम से भी भिन्न होगा और क्लोरीन से भी भिन्न होगा। ये क्या बनेगा? एक नया ही चीज बन जाता है। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। जल जो होता है ये हाइड्रोजन से भी अलग है और ये क्लोरीन से भी अलग है। तो इस प्रकार से बने पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है इसको कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उसके बाद जैसे हम लोग का दूध से दही बन जाता है। दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। जब दूध से दही बनता है तो इसमें देखो एक नया चीज बन गया। ठीक है ना, इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था कि उसको हम लोग दोबारा से प्रारंभिक अवस्था में ला सकते थे, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको दोबारा से अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अर्थात यह परिवर्तन जो होता है यह अनुत्क्रमणीय होता है, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन था ये उत्क्रमणीय हो रहा था। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के किताब में बस इतना ही था, देख लीजिए एक बार। ठीक है, और एक चीज आप लोग को कहना भूल गए हम, जो कोलाइड जो होता है ना, कोलाइड में जो विलेय पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रवावस्था कहते हैं। और जो विलायक होता है उसको क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, जो कोलाइड विलयन होता है उसमें विलय पदार्थ को क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का ये जो दूसरा अध्याय दूसरा पार्ट था हम लोगों का खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग नए वीडियो में आएंगे तीसरा पार्ट लेकर के। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।